हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर का पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कौन है, जिसका नाम है पर्यावरण। अब हम पहले ये समझ लें कि ये जो पर्यावरण है ये है क्या। तो हम इसे, जैसे कि हमारा जो पर्यावरण है ना, ये पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और वे कौन से शब्द हैं? तो ये जो दो शब्द है ना, वो हमारा जो पहला शब्द है वो है पड़ी। क्या है? पड़ी। आप देखिए पर्यावरण। अब पर्यावरण कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द है? एक शब्द है आपका पड़ी। क्या शब्द है? पड़ी। और दूसरा है आवरण। दूसरा शब्द है आवरण। तो जैसे कि ये दिया हुआ है ना पड़ी, ये पड़ी का मतलब क्या हो गया? ये पड़ी का मतलब हो गया कि जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे क्या है, चारों ओर है। और आवरण का मतलब होता है कि जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं। पड़ी और आवरण, यानी कि ये जो पर्यावरण है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट। कौन कौन सा शब्द है? पड़ी प्लस आवरण। ये कौन से दो शब्द है? पड़ी प्लस आवरण। पड़ी का मतलब हो गया कि जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और आवरण का मतलब हो गया कि जो चारों तरफ से, सॉरी, यानी कि जो हमारे चारों ओर जो चीजें हैं वो पड़ी हो गई, और जो चीजें हमें घेरी हुई है चारों तरफ से उसे हम आवरण बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पर्यावरण। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है उन सभी भौतिक, पहले बातों को स्टूडेंट समझिएगा कि पर्यावरण है क्या। तो ये जो पर्यावरण है तो उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक के, ओके, यानी हमारा सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है। क्या है? समष्टिगत इकाई। अब आप सोचिएगा क्या कि ये समष्टिगत इकाई क्या है सर? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भौतिक प्लस रासायनिक प्लस जैविक कारक, यही सबों को मिला दिया जाए ना तो हम बोलते हैं समष्टिगत। यानी कि इन तीनों चीजों को अगर मिला देते हैं तो इसके समष्टिगत फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण हो जाता है। क्या होता है? पर्यावरण। और ये जो चीजें होती है ना तो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं स्टूडेंट? ये करते हैं जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को। अब आप सोचिएगा कि परितंत्रीय क्या है? जीवधारी और परितंत्रीय तो एक ही चीज है। आबादी यानी कि जितने भी इनकी जनसंख्या है उनको प्रभावित करते हैं, तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। क्या करते हैं? उनके रूपों को, उनके जीवन को और उनके जीविता को ये तय करते हैं कि ये कैसे होंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे देखते हैं क्या कि जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये स्टोरी वाइज, जैसे यहाँ पे राइटर ने बना के दिया हुआ है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। ये स्टोरी है, ये आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट कि कैसे कैसे ये पर्यावरण, यानी ये पर्यावरण के बारे में कैसे ये रवि ने जाना, और आपको समझाने की ये राइटर भी कोशिश कर रहा है। तो लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। क्या हो गई थी फ्रेंड्स? खुदाई हो गई थी। अब वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। एक तरफ खुदाई हुई थी जहां पे वो खेलते थे। तब उसने क्या किया होगा, लोगों से पूछा होगा कि यहाँ पे खुदाई क्यों हुई है, तो लोगों ने बताया कि फ्लैट बनेगी यहाँ पे। तो देखिए ये फ्लैट वाली बात जो है ना, ये सब पर्यावरण से रिलेटेड है। आप इसको मतलब कि चैप्टर से अलग ना समझ के इग्नोर ना करिएगा, ये स्टोरी वाइज दिया हुआ है, बट आपको यहीं से समझना होगा स्टूडेंट कि ये कैसे पर्यावरण को ये इफेक्ट डालेगा और क्या करेगा। तो जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाली विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। जो पर्यावरण से रिलेटेड था, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, कौन कौन सी चीजें? घास को देख रहा था, गेंद के फूलों को देख रहा था, तितलियों को देख रहा था, विशाल मैदान जो हमेशा के लिए नष्ट हो चुके थे, हो चुका है, उसको काट दिया गया था, उसको हटा दिया गया था, वहां से नष्ट कर दिया गया था। तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। क्या छलकने लगे स्टूडेंट? आंसू। ये आंसू किस लिए छलका था? वो अपने पर्यावरण को नष्ट होते देख रहा था। आप एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, पर्यावरण
यानी कि इन्वायरमेंट और मैनमेड जो चीजें होती है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा जमीन आसमां का फर्क होता है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों, मैं बता दे रहा हूँ। पर्यावरण का मीन्स क्या होगा, इसमें केवल पेड़ पौधे ही नहीं आते हैं, बट मैं पेड़ पौधों को लिंक करके आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो ट्री हैं, अगर ये नहीं है तो हमारा भी अस्तित्व नहीं है, और हम नहीं है तो पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। यानी कि हम और पेड़ पौधे, मनुष्य और पेड़ पौधों के बीच में क्या है, एक बहुत ही बड़ा रिलेशन है, बहुत ही बड़ा संबंध है। अगर ये एक दो यानी एक दूसरे के ये कंपोनेंट है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम उसके बिना क्या करेंगे, नहीं जी पाएंगे, और हम नहीं हैं तो पेड़ पौधे भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों स्टूडेंट। आपने देखा होगा क्या, या आपने सुना होगा, या आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए। तो मनुष्य को जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहां से मिलता है स्टूडेंट, पेड़ पौधों से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। और उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो मनुष्यों से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर आप ये गैसेस का नाम आपने पढ़ा, ऑक्सीजन का पढ़ा आपने, फिर आपने पढ़ा CO2 के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो हम पढ़ेंगे अभी ये दो गैसों के बारे में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात बताइए कि जो हमारा ये ऑक्सीजन है, ये पूरे वायुमंडल में, पूरे पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में कितना परसेंट है। मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टूडेंट ये हमारा पर्यावरण में 21% है। कितना परसेंट है स्टूडेंट, 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने क्या बताया था, 0.03%, एक मिनट, 0.03% हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ही कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, 0.03%। तो जो हमें ये ऑक्सीजन मिलती है ना स्टूडेंट, ये कहाँ से मिलती है, ये पेड़ पौधों से ही मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पेड़ पौधे अपने आसपास के जमीनों पे लगाएं, पेड़ पौधों को काटे ना। पेड़ पौधे लगाने से क्या है, मनुष्य को ही फायदा है, मनुष्य को ही बेनिफिट है। हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट, मैं किसी चीज को लिंक कर रहा हूं बातों को, आप यहाँ पे बोर या इग्नोर करने की कोशिश ना करिएगा। आप पहले इन बातों को समझिएगा, क्योंकि मैं ये सब पर्यावरण से रिलेटेड किसी चीज को, सब चीजों को बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे हम क्यों लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन के लिए लगाना पड़ता है। हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो पेड़ पौधे से मिलता है। स्वच्छ जो वायु होती है ना, वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। पेड़ पौधों से ही मेडिसिन भी बनाए जाते हैं, आपको पता होगा, मेडिसिन भी बनते हैं। पेड़ पौधे हमें भोजन भी देते हैं। कैसे भोजन देते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, वो कहां से खाते हैं, पेड़ पौधों से ही खाते हैं। आप जो राइस खाते हैं वो कहां से, वो भी तो पौधा ही नहीं है, छोटा सा पौधा है। आप जो गेहूं लेते हैं, व्हीट खाते हैं, वे भी कहां से, जो आटा बनता है वो कहां से मिलता है, वो भी तो प्लांट है। यानी कि जो भी स्टूडेंट, यानी हमारे डेली लाइफ यानी कि डेली जीवन में जो कार्य हैं, खाने पीने की, वो सब के सब जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, वो सब प्लांट से मिलते हैं। और हमसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो क्या होता है, वो पौधों के लिए बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट होता है। तो चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या कि कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। देखिए ये क्या कर रहा है वहां पे कि जब उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ों की कटाई कर दी गई थी, अब उसको बुरा लग गया था, और वो गया कहा, क्लास में, और अपने शिक्षक से पूछ दिया कि सर पर्यावरण होता क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने क्या बताया, उसने बताया कि जो तुम भी अपने आसपास के चीजों को देखते हो वो सब पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान,
जो सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं, रवि ने कहा। तब शिक्षक ने जवाब दिया, हाँ लेकिन जरा रुको, उसमें बहुत सारी बातों को उसने बताया था, लेकिन इन्होंने बोला हाँ है तो जो तुम बात बता रहे हो, लेकिन रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी। आपने ये सब बातें पर्वत, पठार, नदियों के बारे में अपने चैप्टर 6 यानी कि सॉरी क्लास 6 में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको क्लास 6 में ये सारी बातें बताई जा चुकी है। तो ये जो पर्यावरण है ना, ये पर्वत, नदियां, पेड़, जो ये प्राणी है, ये सब के सब क्या है, ये प्रकृति ने इनको दिया है, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे कि सड़क हो गया, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे शिक्षक ने पर्यावरण को और मैनमेड को लिंक किया है एक दूसरे के साथ। अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। ये कोई, आप जैसे कि आप 2 छात्र हैं या 3 छात्र हैं, आप क्या करिए कि एक ग्रुप बनाइए और मैनमेड थिंग्स को लिखिए एक साइड में, और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी थिंग्स है ना उनको एक साइड लिखिए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि पर्यावरण के घटक, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पर्यावरण के घटकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पर्यावरण के घटक क्या है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। अब हम पढ़ते हैं क्या, ये तीनों चीजें क्या हैं, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। अब प्राकृतिक से कौन रिलेटेड है, अब ये पढ़ लेते हैं। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव या जैवमंडल। जलमंडल में क्या होता है स्टूडेंट, जल ही जल है। वायुमंडल में हम वायु के बारे में पढ़ते हैं, गैसों के बारे में पढ़ते हैं। स्थल मंडल में हम स्थल के बारे में पढ़ते हैं। और सजीव में यानी कि जैव मंडल में हम लोग सजीव के बारे में पढ़ते हैं। मानव निर्मित का मतलब हो गया कि जो मानव ने निर्माण किया है, पार्क मानव ने बनाया है, इमारतें मानव ने बनाई है, पुल मानव ने बनाया है, सड़कें मानव ने बनाया है, स्मारक जो हैं, मॉन्यूमेंट जो होते हैं वो भी मानव ने बनाया है, उद्योग जो हैं वो भी मानव ने ही बनाया है। अब स्टूडेंट यहाँ मानव को भी आप देख सकते हैं कि क्या होता है, एक व्यक्ति से एक परिवार बना कि नहीं परिवार, और एक परिवार से एक समुदाय बन जाता है, और समुदाय से यहाँ पे हमारा एक धर्म का निर्माण हो गया। शैक्षिक लोग जैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं शिक्षक, आर्थिक ये स्थिति हो गई हमारी, और राजनीतिक ये हमारी स्थिति हो गई। ये सब पर्यावरण के घटक है स्टूडेंट। आपने पढ़ा अभी सजीव के बारे में, तो अब चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं कि जीवीय और अजीवीय क्या है। तो स्टूडेंट सजीव प्राणियों का संसार जैसे कि पादप एवं जंतु ये सब जीवीय हैं, और निर्जीव पदार्थों का जो संसार होता है जैसे कि स्थल। अब स्थल में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, चेयर, कुर्सी, टेबल, जितनी भी ये चीजें हैं जो कि चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, ब्रेथ नहीं कर सकते, ये सब के सब हमारे अजीवीय में आते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है स्टूडेंट की ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पर्यावरण बोलते हैं हमारे चारों ओर। अभी मैंने पढ़ाया कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। अब आप देख सकते हैं प्राणी के चारों ओर पाए जाते हैं और घिरे हुए होते हैं, हम उन्हें पर्यावरण कहते हैं। और यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है स्टूडेंट, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। और प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है इन पर्यावरण में। मैंने आपको पढ़ा दिया कि जीवीय और अजीवीय क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। आपने यहाँ पे प्रकृति नाम सुनते ही आपको समझ में आ चुका कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेचुरल चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि हो गई,
जल हो गया, वायु हो गई, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। जब इनका हम मिक्सचर करते हैं, यानी कि हम इसको मिला के अगर पढ़ते हैं, तब हम इनकी स्टडी को पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण बनता भी है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। 6 क्लास में मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। स्थल मंडल मीन्स क्या, आप समझ सकते हैं। जल मंडल मीन्स क्या, आपको बताने की जरूरत नहीं। वायुमंडल भी समझ सकते हैं। जैव मंडल क्या होता है आप जानते हैं। अगर आपको ये वर्ड आपको पता नहीं है तो आप 6 क्लास वाले वीडियो को आप देख लीजिए, वहां से आपको इन सब के बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम इसके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि स्थल मंडल। तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो ठोस परपटी होती है ना, ऊपर की ये जो परपटी होती है, इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जिसपे हम रहते हैं ना, ये स्थल मंडल है। और यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये किससे ढका होता है? मिट्टी के पतली परत से भी ढका होता है। अब यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। कहने का मीन्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं, विषम धरातल का मतलब हो गया कहीं समतल है, कहीं ये स्टीप यानी कि उठा हुआ हिस्सा है, फिर कहीं समतल है, कहीं ऐसे उठा हुआ हिस्सा है। आपने पढ़ा ही होगा 6 क्लास में, पठार के बारे में मैंने पढ़ाया था, पहाड़ के बारे में पढ़ाए थे हम लोग, मैदान के बारे में पढ़ाया गया था, घाटी के बारे में पढ़ाया गया था। वही सब चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्थल मंडल पे पहाड़ मिलते हैं, पठार मिलते हैं, मैदान मिलते हैं, घाटी मिलती है, और जैसी विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होते हैं। यहाँ पे कहीं ऊंचे और कहीं दबे हुए पार्ट होते हैं। अब कह रहा है कि जो स्थल कृतियां है ना, महाद्वीपों के अलावा महासागर की तरह भी पाई जाती है। यानी कि ये जब भी जो स्थल कृतियां ना, महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। अब स्थल मंडल जो है ना, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल से हमें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे वन दे दिया, हमारे लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है, वन हो गया। कृषि हो गई, कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तब क्या होगा हमारे, यानी कि अनाज निकलेंगे। मानव बस्तियां बनती है इन्हीं स्थल मंडलों पे। भूमि, जो पशुओं के चरने के लिए घास स्थल भी प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ पे खनिज, जैसे कि हमने पढ़ा ही था 6 क्लास में, बहुत सारे खनिज भी जो होते हैं ना, वो खनिज भी हम मिलते हैं कहाँ पे? ये सब भूपटी पे ही, स्थल मंडल पे ही मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो जल मंडल हो गया, स्थल मंडल, यहाँ पे ये सब स्थल मंडल है। जैव मंडल, ये जैव मंडल यानी कि जीव जंतु रहने वाले यहाँ पे। वायुमंडल, जैसे एरोप्लेन हमारा कहाँ चल रहा है? वायु में चल रहा है, वायुमंडल हो गया। जल के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया, जल मंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत होते हैं, नदी होती है, झीलें होती हैं, समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। और भी जो बहुत प्रकार के जलाशयों से मिलकर बनता है, इसमें नदियां भी बहुत सारी होती है। बहुत सारी नदियों के बारे में भी हमें पढ़ना है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, हमारे लिए भी आवश्यक है। बिना पानी का कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए जैव मंडल क्या है? मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत होती है ना, उन्हें वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, बांधे रखता है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु होती है, वायु में बहुत सारे गैसेस होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी अदर गैसेस जो होती हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ऐसे परत को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो पृथ्वी को क्या करता है? चारों ओर से बांध के रखता है। और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। किसे रक्षा करता है? परावैंगनी किरणों का नाम आपने सुना ही होगा, परावैंगनी किरण।
ये पराबैंगनी किरण जो आती है ये कहाँ से, ये सूर्य की किरण होती है। और ये से हमारे क्या होता है, अगर ये हमारे बॉडी पर डायरेक्ट अगर फॉल कर जाए तो उससे हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो आपने ओजोन का नाम सुना होगा, ओजोन लेयर, ओजोन परत, जिसको हम लोग O3 के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन गैस को O3 बोलते हैं और ओजोन परत होता है। तो जो हमारा ये ओजोन परत है, ये पराबैंगनी किरण जो कि सूर्य से निकलती है, ये पृथ्वी तक आने में इसे क्या करता है, रोक लेता है। लेकिन अटलांटिक महासागर में ना इस ओजोन लेयर में एक बड़ा सा होल हो चुका है और उस होल के सहारे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जा रही है। तो जो पराबैंगनी किरण होती है ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, डेंजर यानी कि घातक होती है। और ये क्या करती है कि मनुष्य के स्किन पे यानी कि जीव जंतु के स्किन को हानि यानी कि हार्मफुल होती है उसके लिए, और यहाँ पे स्किन कैंसर भी हो सकता है हमारे बॉडी में। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कई प्रकार के गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं किसमें, वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जो जलवायु में परिवर्तन होता है। जो भी हमारा वायुमंडल में जो मौसम परिवर्तन होते हैं ये सब के सब कहाँ होते हैं, जलवायु परिवर्तन ये वायुमंडल में ही होते हैं। पादप हम जिसे पेड़ पौधे बोलते हैं, जीव जंतु मिलकर क्या बनते हैं, जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब ही हो गया स्टूडेंट कि जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे हो, वो सब के सब हमारा वो एरिया क्या होता है, जैव मंडल कहलाता है, या हम इसे सजीव संसार भी बोलते हैं। निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, कौन सा, जैव मंडल स्टूडेंट, वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि ये तीनों जब मिलेंगे ना तभी हमारा जैव मंडल का निर्माण होता है। और जैव मंडल में ये पादप, जीव जंतु, इन सब के बारे में बात किया जाता है। परितंत्र क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। यानी कि परितंत्र में क्या हो गया, परितंत्र में जीव जंतु और पादप का एक क्या हो गया, मिलन हो गया। हम उन्हें क्या बोलते हैं, परितंत्र बोलते हैं। तो यहाँ परितंत्र के बारे में ही दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट, जैसलमेर, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि दो वर्ड था, जैसलमेर एक जगह का नाम था और बीकानेर ये कहाँ पे है, ये दोनों जो जगह का नाम है ना ये हमारे राजस्थान में आते हैं और ये दोनों बहुत ही गर्म है। भारत की जो सबसे गर्म स्थान है ना वो है जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर, ये बहुत ही गर्म स्थान है। तो ये सब एक स्टोरी टाइप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अभी परितंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि सभी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्राय वे क्या करते हैं, एक दूसरे से भी आश्रित रहते हैं। अभी मैंने चैप्टर को स्टार्ट करते ही आपको बताया था कि पेड़ पौधे कैसे मनुष्य पे आश्रित है और मनुष्य जो है वो कैसे पेड़ पौधों पे आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, परितंत्र। यानी कि जो हमारा जीवधारी हैं, आसपास के जो पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम परितंत्र बोलते हैं। इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इकोलॉजी। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ये सब मिल जाएंगे तो परितंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं मानवीय पर्यावरण क्या है। हम मानवीय पर्यावरण के बारे में देखते हैं कि आखिर ये मानवीय जो पर्यावरण होता है ये क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव जो होता है ना अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, यहाँ पे परिवर्तन लाता है। और प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो पहले के मानव थे ना वो प्रकृति के अनुसार चलते थे और उनका जीवन सरल था, बहुत ही इजी था, आसान था एवं आसपास की जो प्रकृति थी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ क्या हो गया, कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। क्या हुई, कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। आपने अभी क्या पढ़ा कि जो लोग थे पहले के लोग वो क्या थे, डायरेक्टली वो पर्यावरण पे ही आश्रित हो गए थे, उनको कोई और चीज आवश्यकता की जरूरत ही नहीं थी।
लेकिन जैसे जैसे समय बीता ना, तो पर्यावरण यानी कहने का मीन्स यहाँ पे कि समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब क्या है, तो उसने फसल उगाना, पशुपालन करना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता के अधिक अन्न उपजाए गए, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुए, जो बिजनेस होता है ना एक जगह से दूसरे जगह, ये भी आरंभ किया गया जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा। वाणिज्य का विकास हुआ, जो हमारा कमर्शियल सेक्टर होता है वो भी हमारा क्या हो गया, विकास होना स्टार्ट हो गया। औद्योगिक क्रांति, अब जैसे यहाँ पे पढ़िएगा स्टूडेंट, औद्योगिक क्रांति आ गई, तो अगर ये जो पहला वर्ड है ना, तो पहला जो औद्योगिक क्रांति हुआ था ना वो इंग्लैंड में हुआ था, आप याद रखिएगा। फर्स्ट जो औद्योगिक क्रांति थी वो कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए और परिवहन भी तेज हो गई। जब औद्योगिक होगा, कमर्शियल सेक्टर बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ाएंगे, तो एक जगह से दूसरे जगह पे माल पहुंचाने के लिए, गुड्स को ले जाने के लिए परिवहन को भी तो चाहिए ना, परिवहन। अब परिवहन भी तेज गति से प्रारंभ होने लगे, क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, गुड्स को, तो परिवहन भी चाहिए। तो परिवहन भी क्या होगी, लगातार तेज होना स्टार्ट हो गई। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं गर्मी। अब यहाँ पे आप देखते हैं क्या, हम जानते हैं कि गर्मी में रसीले तरबूज, सर्दी भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं। ये सब क्या है, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पर्यावरण के अकॉर्डिंग ये भी खाना भी पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्लास 7th का जियोग्राफी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।